वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं तुम्हारी वैदेही मैम। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन चैप्टर 13, कौन सा चैप्टर? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के पढ़ने वाले। कहाँ पे? इसी चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको कंटेंट मिलता है किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक का पूरा फ्री, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओपन करो अपनी बुक्स, पेन उठाओ और मेरे साथ एक एक करके डायग्राम स्टडी करना स्टार्ट करो। तो देखो, इस वाले चैप्टर में मेजॉरिटी जितने भी डायग्राम से ज्यादा लेबलिंग तो है नहीं। तो अगर लेबलिंग है नहीं तो कहाँ आएंगे मैम? सारे के सारे कहाँ पे आएंगे? सेक्शन ए या फिर केस स्टडी बेस में जाएंगे। मतलब डायग्राम ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा, पर आइडेंटिफिकेशन के लिए आ सकता है। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बिल्डअप हो सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला डायग्राम है तुम्हारे एनसीईआरटी का, इस चैप्टर का। तो देखो जरा, अब बोलोगे मैम ये तो हमको पता है, इसमें होगा क्या? तो 2 साल पहले जो पेपर आया था उसमें यही डायग्राम था। इसमें से बहुत सारी लेबलिंग को गायब कर दिया गया था। सेम वही पैटर्न। अब तो तुमको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि मैम जो डायग्राम बन नहीं सकता तो वो डायग्राम दे के ही पूछना शुरू कर देंगे। बिल्कुल सही। तो देखो यहाँ पे वो क्या गायब करेंगे, इसमें से डेजर्ट गायब कर सकते हैं। जितने भी ये क्या है, बायोम्स है, ये सब के सब क्या हो जाएंगे? गायब। ABCDE करके लेबल्ड हो जाएंगे। फिर उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछेंगे। तो बोलोगे मैम इसमें क्या क्वेश्चन पूछना है? यहाँ तो एनुअल प्रेसिपिटेशन है, ये तो हमको पता ही है कि सबसे ज्यादा प्रेसिपिटेशन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होता है, सबसे कम डेजर्ट में होता है। तो इसमें क्या लेबल करना? इसमें ये इंपॉर्टेंट है। बहुत बार वो XY एक्सिस पे क्या है ये भी पूछ लेते हैं। तो फटाफट इनके ऊपर गोले बनाओ या स्टार बनाओ, जो भी तुम चाहे बनाओ। मतलब वो अगर ये क्वेश्चन दिया तो क्या क्या लेबल करके वो X और Y एक्सिस पूछ सकते हैं। दूसरी चीज, अब इसमें से क्वेश्चन ज्यादा कौन से जोन में आता है? तो देखो, एक आता है डेजर्ट वाले जोन में, दूसरा आता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जोन में, और तीसरा आता है आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा में। अब बोलोगे मैम इन तीनों में ऐसी क्या स्पेशलिटी है? इन तीनों में ये कि इनसे रिलेटेड तुमने कुछ कुछ चीजें पढ़ी हुई हैं, एडेप्टेशंस पढ़े हुए हैं। देखो जरा, अगर उन्होंने डेजर्ट को A लेबल किया तो वो डेजर्ट से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं? बताओ कौन से एनिमल्स और प्लांट्स मिलते हैं तुमको डेजर्टेड एरिया में। तो डेजर्टेड एरिया को क्या बोलते हैं? ज़ेरोफिटिक प्लांट एंड ज़ेरोफिटिक एनिमल, जो एक्सट्रीम ड्राई, एरिड, उसके बाद जहां प्रेसिपिटेशन नहीं, ऐसी जगह जो प्लांट्स एंड एनिमल्स रहते हैं वो पूछे जा सकते हैं। अब बताओ, जब तुमने पढ़ा होगा कि ज़ेरोफिटिक्स प्लांट्स में कौन से एडेप्टेशन थे, तो याद अगर आ रहा होगा तो मैम सबसे पहले तो पत्तियां ही नहीं होती। बिल्कुल सही। अगर पत्ती होती तो थिक क्यूटिकल होती है। उसके बाद कैंप फोटोसिंथेसिस होता है। एक और चीज मैम, संकन स्टोमेटा होता है। और जो तुम्हारा स्टेम रहता है वो कैसा रहता है? फ्लैशी रहता है, फ्लैट रहता है। तो ये सारी चीजें वो क्या करेंगे? डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देंगे, ये सारी लेबलिंग्स को गायब कर देंगे, इसको कर देंगे A। फिर वो बोलेंगे आइडेंटिफाई A एंड गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर बायोम या ऑफ दिस पर्टिकुलर हैबिटेट एंड व्हाट आर द 2 एडेप्टेशन। तो इस टाइप का एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन पूछा गया था 2 साल पहले सेक्शन A में। वापस ये डायग्राम बनाने के लिए नहीं आएगा। वो क्या बोलेंगे कि बताओ वो अब, अच्छा अब इसी से एक और क्वेश्चन बन सकता है, जरूरी नहीं कि यही पूछे। वो पूछ सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय बायोम्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बायोम्स आर देयर। आई बात समझ में? तो क्या लिखोगे इसमें? तो इसमें जरा लिखो कि इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला जो एरिया है तुम्हारा वो पूछ सकते हैं इस चैप्टर का नेम, जो तुम्हारे ऑर्गेनिज्म है। तो ऑर्गेनिज्म में तुमने इकोलॉजिकल, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा बायोम्स और अलग अलग हैबिटेट्स। तो इतने सारे क्वेश्चन इस पिक्चर को थ्रो करके पूछा जा सकता है। उसके बाद X एक्सिस पे क्या है, Y एक्सिस पे क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। डेजर्ट वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वहां पे तुमने उन प्लांट्स और एनिमल्स को क्या बोलते हैं? ज़ेरोफाइट या ज़ेरोफिटिक एडेप्टेशन। तो तुमको ज़ेरोफिटिक एडेप्टेशन 2 एग्जाम्पल पूछ सकते हैं कि एक प्लांट का एग्जाम्पल दो, एक एनिमल का एग्जाम्पल दो। तो तुम कैक्टस लिख देना, और एनिमल में कैंगरू रैट है तुम्हारे पास, कैमल है, वो भी लिख देना। ठीक है। फिर उनमें तुमने क्या ऑब्जर्व किया? तो प्लांट्स में ज्यादा फोकस हो सकता है, क्योंकि उसमें हमने बोला क्या क्या है। जैसे तुम्हारे ज़ेरोफिटिक प्लांट्स है तो कौन कौन सी चीजें हैं? संकन स्टोमेटा है, उसके बाद कैम्प फोटोसिंथेसिस है, लीफ ही नहीं है तो थिक क्यूटिकुलर लीफ है। तो ये सारे पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। अब बोलोगे मैम आपने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को क्यों स्टार मार्क किया है? क्योंकि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से वो क्वेश्चन
पूछा जा सकता है कि ये क्या करेंगे, इस चैप्टर का और उसका जो अगला चैप्टर है उन दो चैप्टर को मर्ज मार के एक क्वेश्चन फॉर्म करेंगे। कैसे? अगर तुमको याद होगा जब हमने पढ़ा था वन शॉट सीरीज, और इनफैक्ट जब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डिस्कस कर रहे थे या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, तो एक क्वेश्चन आता था कि बताओ ट्रॉपिकल वाले जो फॉरेस्ट है या ट्रॉपिक रीजन में ज्यादा तुमको स्पीशीज का डाइवर्सिटी क्यों मिलता है एज कंपेयर टू टेम्परेट रीजन। अब बोलोगे मैम ये डाइवर्सिटी वाला तो अगले चैप्टर का है, बायोडाइवर्सिटी का। हाँ सही है, मैं कहाँ बोल रही हूँ कि गलत है, बट वो क्वेश्चन यहां भी पूछा जा सकता है क्योंकि वो इंफॉर्मेशन तो दे रहे। तो देखो जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि पिक्चर एक चैप्टर का दिया है और उससे लिंक्ड कोई दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन फॉर्म हो रहे हैं, तो वो कहां जाएगा, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब वो क्या पूछा जा सकता है यहाँ पे कि रीजन बताओ कि कौन सा, जैसे उन्होंने ABCD मार्क कर दिए कि कौन सा इनमें से बायोम ABCD में से विच इज हैविंग द मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन। हो सकता है इसको भी एक्स एक्सिस दे दे, और कंफ्यूज करना है तो लेवल इंक्रीज करना है तो एग्जाम पेपर का। ठीक है, और फिर बोलेंगे बताओ क्यों, जैसे ये B है, ये C है और ये D है, उसी का सेकेंड पार्ट केस स्टडी बेस में वाई C हैज बीन ऑब्जर्व मोर स्पीशीज डाइवर्सिटी एज कंपेयर टू D। और डिफिकल्ट करना है तो बोलेंगे बताओ C और D में से ज्यादा स्पीशिएशन या स्पीशीज की वैरायटी कहाँ मिलेगी और क्यों। तो ये क्वेश्चन जरूर हो रहा है अगले चैप्टर का, पर इंफॉर्मेशन तुम यहां से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। इतना हुआ क्लियर? तो ये समझ में आ गया मैम ये डायग्राम बनाने के लिए तो नहीं आने वाला, आएगा तो कुछ आइडेंटिफाई करने में, या तो सेक्शन A या तो सेक्शन C। क्या क्या याद करना है तुम्हें, एक्स एक्सिस याद करनी है, वाई एक्सिस याद करनी है, ये सारे जितने लेबल्ड है वो तो सारे याद करें, पर ज्यादा फोकस किस पे करना है, डेजर्ट पे, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पे, और आखिरी किस पे, आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा पे। ठीक है, अब डेजर्ट्स में मैम पता चल गया कि जेरोफिटिक प्लांट, मतलब जो एक तो डेजर्ट का नाम पूछ सकते हैं उस बायोम का, उसके बाद जो प्लांट्स एंड एनिमल्स उसमें रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो जेरोफाइट्स बोलते हैं। उनके एडेप्टेशन और दो एग्जांपल्स याद करने हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में मैम की ज्यादा प्रेसिपिटेशन कौन रिसीव करता है और कैसा स्पीशीज वैरायटी इन दोनों में से किसको ज्यादा मिलेगा और क्यों मिलेगा, ये भी समझ में आ गया। अब बोलोगे मैम फिर आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा क्यों इंपॉर्टेंट है। अब बताओ आर्कटिक मतलब क्या, परमाफ्रॉस्ट रीजन, तो वो सारे ये वर्ड्स ढूंढेंगे। ठीक है, तो परमाफ्रॉस्ट रीजन में मेरे को जरा बताओ कि कौन सा रूल तुमने पढ़ा हुआ है वो यहाँ अप्लाई होता है। नहीं याद आ रहा, एलन्स रूल, तो वो क्या करेंगे, इससे वो वाला क्वेश्चन फ्रेम आउट हो सकता है कि बताओ कि जो स्मॉलर एनिमल्स है या स्मॉल मैमल या स्मॉल साइज एनिमल्स इस पर्टिकुलर, जैसे ये D हो गया, E हो गया और F, तो F में क्यों नहीं पाए जाते, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो तुमको पहले बताना पड़ेगा कि F क्या है, एक आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा है, मतलब कैसा, ठंडा एरिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे स्मॉल एनिमल्स क्यों नहीं मिलते, क्योंकि एक रूल है। क्या रूल है कि जिस भी ऑर्गेनिज्म का क्या ज्यादा रहेगा, तुम्हारा सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो ज्यादा रहेगा, तो उसका क्या हो जाएगा, हीट लॉस ज्यादा होगा। सिंस हीट लॉस ज्यादा होगा तो उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। एनर्जी कहाँ से मिलेगी, उसको ज्यादा वेजिटेशन या जो भी उसका फूड है वो खाना पड़ेगा। और आर्कटिक और एल्पाइन टुंड्रा में तो ये सब ज्यादा फूड चेन का जो प्रोड्यूसर लेवल है वो तो ज्यादा मिलता ही नहीं है, नेचुरली ही नहीं मिलता, वेजिटेशन कम होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड दूसरा यहीं पे क्वेश्चन क्या फ्रेम आउट कर सकते हैं, मतलब पहले वो पूछ सकते हैं बताओ व्हाई स्मॉल एनिमल्स आर नॉट फाउंड इन द F लेबल्ड इन द डायग्राम, तो व्हाई स्मॉल एनिमल्स आर नॉट फाउंड। और दूसरा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं डिफाइन एलन्स रूल। ठीक है, तो अब तुमको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि ओके मैम इस रीजन से हम ये क्वेश्चन उठा सकते हैं। अगर उनको ये सारे क्वेश्चन पूछने एक साथ, तो ये कहाँ चला जाएगा, सीधा सीधा ये क्वेश्चन बन के आएगा तुम्हारे केस स्टडी बेस्ड सेक्शन में, सेक्शन C में। और अगर इसके सब पार्ट छोटा 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 पूछना है तो ये कहाँ चला जाएगा, सेक्शन A में। तो फटाफट इस डायग्राम के नीचे लेबल करो सेक्शन A अगर कुछ पर्टिकुलर छोटी सी चीज पूछनी है, नहीं तो सेक्शन C अगर सारी चीजें उनको इकट्ठे पूछनी है। ठीक
ठीक है, मूव करें अगले पिक्चर पे। तो देखो ये वाला पिक्चर, आप बोलोगे मैम ना तो ये ड्रॉ करने के लिए आने वाला है, इसमें क्या ड्रॉ करना है, पर ये आइडेंटिफिकेशन के लिए आ सकता है। वापस 2 साल पहले, 2 या 3 साल पहले उन्होंने ये पिक्चर दिया था, पूरा नहीं दिया था, सिर्फ 2 पोर्शंस दिए थे और बोले थे बताओ ए क्या बताता है, बी क्या बताता है, और फिर उससे लिंक्ड क्वेश्चन। मतलब मैम ये सीधे सीधे सेक्शन ए का क्वेश्चन हुआ, बिल्कुल सही। लिखो जरा इसके नीचे क्या है, सेक्शन ए का क्वेश्चन। अब ए क्या है तुम्हारा, देखो जरा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब ये तो तुमको रट के जाना पड़ेगा क्योंकि उसका रीजन ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, तुम अपने मन से कुछ भी लिख के नहीं आ सकते। पर अब इसमें मैम बोल सकते हो कि कुछ कुछ क्लू तुमको दिख जाएंगे तो तुम थोड़ा बहुत एस्टिमेट, रफ आइडिया लगा सकते हो। तो ए क्या हुआ तुम्हारा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, बी क्या हुआ, डेसिडियस फॉरेस्ट, सी क्या हुआ, डिजर्ट, और डी क्या हुआ, सी कोस्ट। अब बोलोगे मैम सी कोस्ट, अरे यहाँ देखो ये सी दिख रहा है और बीच है वहां पे, ठीक है। अब बोलो, अब तुम्हारा पेपर ब्लैक एंड व्हाइट बन के ही आने वाला है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ पिक्चर्स एकदम मेमोराइज कर लो। तो जो लास्ट टू लास्ट ईयर जो उन्होंने ये पिक्चर दिया था, उन्होंने ये वाला पोर्शन दिया था और ये वाला पोर्शन दिया था, एक साथ में रखा था और बोला था बताओ पिक्चर ए क्या बताता है, पिक्चर बी क्या बताता है। तो पिक्चर ए था तुम्हारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और पिक्चर बी था क्या तुम्हारा, डेजर्ट। और फिर उसी से एक और लिंक करके क्वेश्चन पूछा था कि दोनों में रहने वाले एक प्लांट्स और एक एनिमल का एग्जाम्पल दो। आई बात समझ, मतलब वही चीज, वही एग्जाम्पल वापस तुमको देने ही पड़ेंगे। वापस याद रखना है, बायो में एग्जाम्पल पूछे या ना पूछे हम तो लिख के आएंगे, क्योंकि क्या पता मार्किंग स्कीम में वो आंसर के फॉर्म में, वो एग्जाम्पल में 0.5 मार्क्स की वैल्यू हो, ठीक है। चलो अगले पिक्चर पे बढ़ते हैं। ये पिक्चर आ सकता है तुमको ड्रॉ करने। अब बोलोगे मैम ड्रॉ क्या करना है, क्यों? अगर जरा इसका नाम पढ़ो, क्या लिखा है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स। तो यहां से ये क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, तुमको एडेप्टेशन के नाम पे पूछेंगे, ठीक है, या फिर वो पूछेंगे व्हाट डू यू मीन बाय होम्योस्टैसिस, which organism perform homeostasis and what are the type of organism on the basis of temperature regulation, ठीक है। तो देखो पिक्चर एक है पर उससे लिंक बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो जरा इस पिक्चर के आसपास कहीं लिखो कि कौन कौन से तुम्हारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक तो होम्योस्टैसिस पूछ सकते हैं तुमको एक्सप्लेन करने के लिए, दूसरा वो बेसिकली तुमको वो एनिमल का डिफरेंशिएशन पूछ सकते हैं जिसका नाम होता है यूरी थर्मल एंड स्टेनोथर्मल, या फिर वो डिफरेंस पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन which are observed in different kind of animal on the basis of temperature। आई कहानी समझ में? तो देखो, और फिर वो पूरा इन डिटेल एक्सप्लेन करने के लिए बोलेंगे। अब इसमें ड्रॉ क्या करना है देखते हैं। जैसे तुमको याद होगा, हमने याद किया था कि ड्रॉ कैसे करते हैं। कुछ नहीं, हमने एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ कर ली। अब याद रखो एक्स पे क्या है तुम्हारा, एक्सटर्नल लेवल। एक्सटर्नल लेवल बोलो या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बोलो, क्योंकि बाहर जो भी हो रहा है वो क्या डिपेंड करेगा, वो तुम्हारे जो अंदर है बॉडी के अंदर उसको भी इफेक्ट करेगा। तो वाई एक्सिस पे क्या है, इंटरनल लेवल, ठीक है, मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट। इतना हुआ क्लियर। अब मुझे बताओ, यहाँ पे तुम 3 लाइंस देख सकते हो। पहली वाली है रेगुलेटर, दूसरी वाली है कन्फॉर्मर और तीसरी वाली है पार्शियल रेगुलेटर। तो तुमको याद होगा मैंने बताया था ग्राफ को पढ़ते कैसे हैं। कुछ नहीं, कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करो। देखो अब अगर मैं तुम्हारी ग्रीन वाली ही लाइन ले लूं तो धीरे धीरे जैसे x बढ़ते जा रहा है y भी उतना ही बढ़ते जा रहा है, फिर x जितना बढ़ा y भी उतना ही बढ़ा। देखो धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो ये लाइन कैसे आ रही है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि अगर बाहर जितना भी टेम्परेचर हो रहा है तो बॉडी के अंदर भी उतना ही टेम्परेचर हो रहा है। तो जल्दी बताओ उन ऑर्गेनिज्म का नाम विच आर अनेबल, मतलब जो अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते। अब बोलोगे मैम रेगुलेट तो हो रहा है, क्यों रेगुलेट हो रहा है? रेगुलेट का मतलब होता है कि बाहर कुछ भी हो जाए, जैसे अभी इतना भीषण गर्मी चल रही है 40 डिग्री 43 डिग्री, पर हमारी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर फिक्स है जितना एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। सिमिलरली जब ठंड आती है तो बाहर कितना भी डिग्री चला जाए, 1 डिग्री 2 डिग्री, फिर भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर उतना ही फिक्स रहेगा। तो हम क्या कर पा रहे, रेगुलेट कर पा रहे, मतलब हम अपने बॉडी का टेम्परेचर एक कांस्टेंट मेंटेन कर पा रहे। तो जो ऑर्गेनिज्म ये कर पाते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको हम होम्योथर्मिक या फिर वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म या फिर रेगुलेटर्स बोलते हैं। उनमें कौन आता है, 2 एनिमल्स आते हैं। कौन कौन से 2 कैटेगरी आती है, पहली तो आती है बर्ड्स और दूसरे आते हैं मैमल्स।
ठीक है। अब देखो, इसलिए अगर तुम उनका ग्राफ देख सको, चलो यहां प्लॉट करते हैं, बाहर कुछ भी हो जाए, भले कितनी भी गर्मी हो या भले कितनी भी ठंडी हो, अंदर का टेम्परेचर क्या रहेगा, एक पर्टिकुलर डिग्री पे मेंटेन रहेगा। तो उसको एक्स एक्सिस से कोई मतलब नहीं है, इसलिए लाइन कैसे ड्रॉ हुई, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुई। इतनी आई बात समझ में। जैसे अब बोलोगे मैम पर हमको ठंड लगती है, हम स्वेटर भी तो पहनते हैं। हाँ लगती है, स्वेटर पहनते हो, पर नॉर्मल भी तो तुम ट्राई कर रहे हो ना। जैसे याद करो, अब यहीं से एक और क्वेश्चन वो फ्रेम आउट कर सकते हैं कि बताओ कि जो होम्योथर्मिक है वो होम्योस्टैसिस परफॉर्म कैसे करते हैं। तो होम्योस्टैसिस मतलब अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने की कैपेसिटी। बताओ कैसे करते हो। जब ठंड लगती है तो क्या होता है, तो मैम ठंड लगती है तो शिवरिंग होती है, तो शिवरिंग होती है वो ठीक है, पर शिवरिंग बेसिकली क्या है, तुम्हारी स्किन के नीचे जो मसल्स है वो क्या कर रही है, आपस में घिस रही हैं। क्यों घिस रही है, ताकि वो क्या क्रिएट कर सके, फ्रिक्शन क्रिएट कर सके। तो जरा बताओ, जब ठंड होती है सुबह सुबह तुम ऐसे, जब ज्यादा ठंड लगती है तो यूं यूं करते हो, क्यों, जब दो चीजें रगड़ेंगी आपस में, फ्रिक्शन क्रिएट होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। तो सेम तुम्हारी बॉडी तुमको ठंडी से बचाने के लिए क्या करती है, अंदर की मसल्स आपस में फ्रिक्शन क्रिएट करती हैं, रिजल्ट ये होता है कि हीट प्रोड्यूस होती है। अब ये अलग बात है कि ऊपर तुमको कैसे दिखता है, गूज़बम्स आ जाते हैं, पाइलो इरेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे काटे 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 पूरे बॉडी पे आ जाए, जितने भी हेयर्स है तुम्हारी बॉडी के वो सब ऐसे खड़े हो जाते हैं। तो तुमको देख के लगता है, किसी को भी बोलेगा कितनी ठंड लग रही है, ठंड तो लग रही है पर बॉडी खुद भी फाइट कर रही है उसको बचाने के लिए। अब ये अलग बात है कि जिनके पास ज्यादा एडिपोज टिश्यू नहीं है तो वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे भैया स्वेटर दो, सब कुछ दो, रजाई भी दो, आग के पास बैठ जाओ, हीटर के पास भी बैठ जाओ, हो सकता है हीटर के ऊपर भी बैठ जाओ, ठीक है। फिर भी अब जिनकी ठंड नहीं जाएगी, पर बॉडी तो फुल ट्राई कर रही है ना तो ठंड से कोप अप करने के लिए। सेम इसका उल्टा होता है, कब होता है, जब समर्स आते हैं। जैसे अभी है, इतना टेम्परेचर ऊपर हो रहा है, अब ऐसा तो है नहीं कि बाहर अगर 40 डिग्री तो हमारी बॉडी के अंदर भी 40 डिग्री। भैया क्या जिंदा मरना चाहते हो क्या, कि नहीं जिंदा रहना, हम बाहर भी 40 अंदर भी 40, नहीं ऐसा तो नहीं करती बॉडी। जितना बाहर है पर अपने अंदर का टेम्परेचर उतना ही मेंटेन रहता है। कैसे करती है, जल्दी बताओ। अभी हो सकता है किसी के घर पे एसी या पंखा, लाइट चली गई हो, मोबाइल डेटा से देख रहे हो ये वीडियो, तो क्या हो रहा होगा, पसीना पसीना आ रहा है। तो आ रहा है कि नहीं, तो पसीना क्या है, तुम्हारे बॉडी के एसीज हैं एंड कूलर्स हैं। मतलब जैसे ही तुम्हारी बॉडी में हीट ज्यादा हो रही है, तो हीट कहाँ हो रही है, ब्लड के थ्रू घूम रही है पूरे बॉडी में। तो तुम्हारी बॉडी ने पूरा का पूरा वाटर उस हीट को एब्जॉर्ब करके बॉडी के पोर से बाहर फेंक दिया। तो वाटर की कौन सी होती है, हीट रिटेंशन प्रॉपर्टी होती है। तो उससे तुम्हारी बॉडी क्या हो गई, ठंडी हो गई। मतलब जितना भी हीट है पसीने के फॉर्म में, स्वेट के फॉर्म में पूरा बॉडी के बाहर थ्रो आउट हो जाता है। तो उससे तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर कूल डाउन हो जाता है। और फिर क्या होता है, प्यास लगती है, फिर तुम पानी भी पीते हो कि नहीं, आया कि नहीं समझ में। तो ये सब क्या है, ये कुछ नहीं है, ये कौन कर रहा है, रेगुलेटर्स कर रहे हैं। तो रेगुलेटर्स का दूसरा नाम मैम वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। एक और नाम बताओ मैम, होम्योथर्मिक। ओके, और ये हुए तुम्हारे क्या, 3 नाम है टोटल एक ही चीज के। तो याद रखना, एग्जाम में रेगुलेटर के नाम से भी आ सकता है, या फिर वो बोल सकते हैं बताओ होम्योस्टैसिस कौन परफॉर्म करता है, या फिर होम्योथर्मिक ऑर्गेनिज्म, या फिर यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म, नहीं तो नॉर्मल लोकल नेम तो है ही जो बचपन से पढ़ रहे हो, वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। इतना हुआ क्लियर। तो उनका कैसे ग्राफ बनाओगे, हॉरिजॉन्टल ग्राफ। अब दूसरे कौन हुए, तो दूसरे इनवर्टिब्रेट्स, और जितने भी वर्टिब्रेट्स बच गए बर्ड्स और मैमल्स को छोड़ के, सब कैसे हैं, कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड मतलब जो अपना टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाते। कौन आता है उसमें, कन्फॉर्मर्स। एक और नाम उसका स्टेनोथर्मल। ठीक है, तो उनका ग्राफ कैसे बनेगा, जितना बाहर का टेम्परेचर उतना अंदर का टेम्परेचर। तो धीरे 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 ये कैसी बनेगी, स्ट्रेट लाइन। अब बोलोगे मैम इसका मतलब अगर अभी गर्मी बाहर 40 डिग्री है तो मगरमच्छ के अंदर भी 40 डिग्री हो रहा होगा। हाँ हो रहा होगा, बट उतना टेम्परेचर पे अगर गया मगरमच्छ तो वो मर जाएगा। तो उसने ये बोला, मगरमच्छ ने बोला, याद करो मैंने जब बताया था कि जो ऑर्गेनिज्म फिजियोलॉजिकल चेंज नहीं कर पाते वो क्या करते हैं, बिहेवियर में चेंज लेके आते हैं। वो बोलते कोई बात नहीं, अपनी बॉडी उस तरीके से बनी नहीं है कि खुद एडजस्ट कर सके, तो हम अपने बिहेवियर में चेंज
चेंज करते हैं। तो बिहेवियर चेंज कैसे होता है, या तो वो उस जगह से क्या करते हैं, भाग जाते हैं, मतलब माइग्रेशन, या तो फिर सो जाते हैं। उन्होंने बोला जो तुम्हारा फेवरेट काम है सोना, है ना, तो अगर भाग ना सको तो सो ही जाओ। तो बोलोगे मैम मगरमच्छ कहाँ भागता है, वो थोड़ी ना माइग्रेटरी एनिमल है। हाँ, नहीं भागता, वो जगह नहीं छोड़ के जा रहा है। पर अगर वो ऐसी जगह पे है जो बहुत हीटअप हो रही है, तो वो क्या करेगा, ऐसे गड्ढे खोदेगा अंदर, या फिर जो तुम्हारी लेक या पॉन्ड या रिवर जो भी है, जो भी वाटर बॉडी, उसके नीचे जाके बैठ जाएगा। तो बेसिकली वो ऊपर के सरफेस से भाग तो गया ना, और नीचे आ गया। अब बोलोगे मैम फिर गर्मी ठंड में क्या करेगा, ठंड में वो बिल्कुल भी अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि और टेम्परेचर ड्रॉप होगा। तो तुम जब भी कोई जू विजिट कर रहे हो ठंड के टाइम में, तो तुम देखोगे मगरमच्छ हुए, घड़ियाल हुए, मुंह खोल के बैठे रहते हैं। क्यों बैठे रहते हैं, क्योंकि उनको बॉडी का टेम्परेचर बहुत ड्रॉप हो चुका है। क्यों ड्रॉप हो चुका है, क्योंकि जितना टेम्परेचर बाहर, बॉडी के बाहर, उतना ही टेम्परेचर अंदर भी ड्रॉप होगा। अब ज्यादा अगर टेम्परेचर ड्रॉप हो गया तो वो तो मर जाएंगे ना। तो मरने से बचाने के लिए, सिंस वो अपने बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस नहीं ला सकते, तो उन्होंने बोला हम भाग जाते हैं। भाग जाते हैं मतलब इन द फॉर्म ऑफ आइदर बिहेवियर चेंज या तो इन द फॉर्म ऑफ माइग्रेशन। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या किया, इन लोगों ने, मतलब रेप्टिलिया, सारे नहीं, कुछ कुछ रेप्टिलिया ने क्या किया कि बिहेवियर चेंज लेके आए। तो बिहेवियर चेंज कैसे लेके आए, वो सन बास्किंग करने लगते हैं, धूप सेकने लगते हैं। तो बेसिकली सन बास्किंग इंसान का बनाया हुआ कंसेप्ट नहीं, मगरमच्छ का बनाया हुआ कंसेप्ट है। ठीक है, बस वो शेड्स लगा के ऐसे नहीं बैठते। ठीक है, चलो अब आते हैं, तो ये हुआ तुम्हारा क्या, कन्फॉर्मर्स के बारे में। एक और, जैसे मैं बोल रही थी कि माइग्रेशन, तो तुमने देखा होगा कि कुछ बर्ड्स और कुछ एनिमल्स अगर उस पर्टिकुलर जगह पे नहीं सस्टेन कर पा रहे, वो उड़ सकते हैं या स्विम कर सकते हैं, तो वो उस पर्टिकुलर रीजन से ही अलग हो जाते हैं। जैसे साइबेरियन क्रेन हुई। अब बोलोगे मैम साइबेरियन क्रेन मतलब बर्ड तो है रेगुलेटर, फिर उसको भागने की क्या जरूरत पड़ गई। हो सकता है कि उसके अंदर इतनी ज्यादा मतलब फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन इतने सक्सेसफुल ना हो, तो उसने बोला अपन काम करते इस जगह से ही भाग लेते हैं। अब तुमने माइग्रेशन दो तरीके का पढ़ा हुआ है, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन, अगर कुछ कुछ याद आ रहा हो तो। ओके, एक और चीज आखिरी में मैंने बोला था कि सो जाते हैं। तो देखो अब डीप स्लीप चले जाते हैं, तो अगर ठंड में सो रहे हो तो उसको बोलेंगे हाइबरनेशन, जैसे कौन करता है, पोलार बेयर। अब देखो कहने को पोलार बेयर क्या है, तुम्हारा रेगुलेटर है, मतलब उसको तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए ना, पर हो सकता है वो टेम्परेचर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो, वो उतना भी फिजियोलॉजिकली कोप अप नहीं कर पाता। जैसे अगर मैंने तुमको बोला चलो ठंड के दिनों में उठ के जरा पढ़ाई करो, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करो, तो बोलोगे मैम इस टाइम पे तो हम भैया कॉन्फॉर्मर ही बनेंगे, हम तो डीप स्लीप में जाएंगे, हमको कोई पढ़ाई से इंटरेस्ट नहीं है ना, नींद ज्यादा प्यारी है। तो इसलिए मैंने बोला कि ये तो नॉर्मल टेंडेंसी है। क्या टेंडेंसी है, अगर फिजियोलॉजिकल चेंज नहीं कर पाए तो उस जगह से भाग जाओ, माइग्रेट कर जाओ या सो जाओ। सो जाओ मतलब अगर ठंड में सो रहे हो तो क्या बोलोगे, हाइबरनेशन, और गर्मी में सो रहे हो तो उसको क्या बोलोगे, एस्टिवेशन। सोना मतलब लिटरली सोना नहीं, सोना मतलब अपने बॉडी का मेटाबॉलिज्म इतना लो कर लेना कि वो पर्टिकुलर जो वो वाला फेस है जिसमें बहुत एक्सट्रीम कंडीशन चल रही है, वो उतना एक्सट्रीम कंडीशन एक्सट्रीम पीरियड के लिए क्या हो रहा है, तुम कुछ भी परफॉर्मेंस या कुछ भी अपना नॉर्मल मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, इसलिए एनर्जी को सेव करने के लिए वो एनिमल सो जाता है। सो जाता है मतलब डीप स्लीप में एंटर करता है। इतना हुआ क्लियर। अच्छा, इसी से एक चीज याद आई, अगर यही चीज फाइटोप्लैंक्टन में हो रहा होगा, या नॉट फाइटोप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन में हो रहा होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, डायापॉज बोलेंगे। देखो छोटे छोटे वर्ड है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, अपन को याद करते चलना है। ओके, तो ये वाला किसका हुआ तुम्हारा, जहां कांस्टेंट टेम्परेचर है, ये हुआ रेगुलेटर्स का। ठीक है उसके बाद स्ट्रेट लाइन किसकी, कॉन्फॉर्मर्स का हुआ। ठीक है, अब बोलोगे मैम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आएंगे। क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, या तो वो पिक्चर ये ग्राफ दे देंगे बना के, और फिर वो इन डिटेल तुमसे बोलेंगे कि एक्सप्लेन कन्फॉर्मर, रेगुलेटर, पार्शियल रेगुलेटर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ठीक है, या फिर वो पूरा होम्योस्टैसिस पूछ लेंगे, या तो फिर वो तुम्हारा यूरीथर्मल स्टेनोथर्मल के बीच का डिफरेंस पूछ लेंगे। इतना हुआ क्लियर। अब देखो एक और होता है जो तुमने आखिरी में पढ़ा, जिसको हम बोलते हैं पार्शियल रेगुलेटर। ये ना वो वैसे वाले एनिमल है कि नहीं नहीं भैया, हम ओरिजिनल तो क्या है, कॉन्फॉर्मर, जितना बाहर टेम्परेचर उतना ही क्या अंदर टेम्परेचर, पर जैसे ही पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड आया, उन्होंने अब तो ना हो पाएगा, अब तो भैया हम रेगुलेट करेंगे, इसलिए उनको कॉन्फॉर्मर ना बोल के क्या बोलते हैं, उनको पार्शियल रेगुलेटर। ठीक है, तो अब मैम इसको ये ग्राफ तो समझ में आ गया, तो ये कैसे पता चले कि ये ग्राफ को बनाना है। जनरली वो क्वेश्चन में बोल देंगे कि विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ प्लीज एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर,
कंट्रोलिंग नेचर या रेगुलेशन नेचर, अगर उन्होंने ये इतना बड़ा सेंटेंस नहीं बोला है, सिर्फ उन्होंने बोला हाउ मेनी कैटेगरी ऑफ एनिमल आर प्रेजेंट, तो अपन तो खुद लिख के आ जाना कौन कौन से स्टेनोथर्मल, उसके बाद यूरीथर्मल, और साथ में हेलाइन वाले भी खुद मेंशन करके आ जाना, क्योंकि अपन अफोर्ड नहीं कर सकते कि आधा भी वहाँ कहीं कट आउट हो जाए। इतना हुआ क्लियर। तो ये कहाँ आ सकता है, ये आएगा तुमको आइडेंटिफाई करने के लिए। इसमें से वापस कन्फॉर्मर, रेगुलेटर, पार्शियल रेगुलेटर की जो लेबलिंग है वो इंपॉर्टेंट है, उसके दो एग्जाम्पल याद रखना हर चीज के। तो वो आ सकता है सेक्शन ए में, फिर वो मतलब रेगुलेटर को ऐसे हटा देंगे और फिर बोलेंगे ये है ए है, आइडेंटिफाई ए एंड गिव 2 एग्जाम्पल एंड व्हाट डू यू मीन बाय ए एंड व्हाट इज द बेसिस ऑफ डिफरेंस ऑफ ए। तो ये सब कुछ तुमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये कहाँ आएगा, लिखो इस फिगर के नीचे, सेक्शन ए का क्वेश्चन है, या फिर अगर कॉम्प्लिकेट करना है सिचुएशन को तो वो कहाँ उठा के दे देंगे, केस स्टडी बेस में। पर ये वाले क्वेश्चन के पर्टिकुलर चांसेस है सेक्शन ए में फंसने के। तो फटाफट इस डायग्राम के नीचे लेबल करो सेक्शन ए। कौन कौन सी लेबलिंग याद रखनी है, कॉन्फॉर्मर, रेगुलेटर, पार्शियल रेगुलेटर, तीनों की डेफिनेशन और तीनों के दो एग्जाम्पल, और कौन से बेसिस पे डिवाइडेड है, मतलब यूरीथर्मल, उसके बाद स्टेनोथर्मल, एंड इन सबके ऑल्टरनेटिव नेम्स क्या है। जैसे कॉन्फॉर्मर को क्या बोलेंगे, कोल्ड ब्लडेड, एक और क्या बोलेंगे स्टेनोथर्मल, एक और क्या बोलेंगे पॉइक्लोथर्मिक। सिमिलरली रेगुलेटर को क्या बोलेंगे, होम्योथर्मिक, एक और वार्म ब्लडेड, और एक और क्या बोलेंगे यूरीथर्मल। और कौन सी प्रोसेस ये परफॉर्म करते हैं, होम्योस्टासिस। इतना सब कुछ याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अगले पिक्चर पे मूव करते हैं। तो अगला पिक्चर क्या बोल रहा है, तो ये तो भैया डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों मैम, ये डायग्राम दे दिया जाता है, ये ड्रॉ करने के लिए चांसेस थोड़े कम होते हैं, ये जनरली पिक्चर दे दिया जाता है, और ये जितनी भी लेबलिंग्स दिख रही है 1 2 3 4 5 और 6 सब गायब होती हैं। अब हो सकता है कि तुम्हारा जो अगर बोर्ड में हो सकता है पूरा का पूरा डायग्राम दे, या फिर कोई एक पर्टिकुलर ग्राफ, जो एक ग्राफ नहीं पिरामिड, एज पिरामिड तुमको दे दिया जाए और बोले आइडेंटिफाई विच काइंड ऑफ एज पिरामिड इज देयर एंड देन एक्सप्लेन। वापस ये जो क्वेश्चन है वो सेक्शन ए का ज्यादा बनता है, पर जनरली ये ऑब्जर्व किया गया कि ये सेक्शन बी में अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन के साथ रखा जाता है। ठीक है, तो जरा बताओ इसमें क्या क्या, अब मैं जरा इसको मार्क करो, लिखो जरा सेक्शन ए, या फिर सेक्शन बी में अगर दिया तो कॉम्बिनेशंस के साथ आएगा। इतना हुआ क्लियर। तो देखो अब ये तो बोलोगे मैम ये ग्राफ तो हमको पता है कि एक को बोलते हैं एक्सपैंडिंग, एक को बोलते हैं स्टेबल, एक को बोलते हैं डिक्लाइनिंग। हाँ पता जरूर है, पर लिखना भी आना चाहिए कि स्टेबल, डिक्लाइनिंग और एक्सपैंडिंग का मतलब क्या है। तो इसको जब भी तुम्हें एक्सप्लेनेशन के लिए आए तो अपना ग्राफ डायरेक्टली मत शुरू करना एक्सप्लेन करना। सबसे पहले क्या एक्सप्लेन करोगे, ये जो इसके साइड में दिया हुआ है वो एक्सप्लेन करना है। मतलब बताओ तुम प्री रिप्रोडक्टिव एज क्या है, मतलब बचपन से लेके अराउंड 18 to 20, वो कौन सी एज है, प्री रिप्रोडक्टिव एज। रिप्रोडक्टिव एज कब से स्टार्ट होगी, 20 से लेके 50, 55, 60 तक। ठीक है, और जो बुढ़ापा वाली एज है जब बेसिकली सब लोग रिटायर होते हैं, तो वो कौन सी वाली एज होती है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। ठीक है, तो किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सब कुछ मैं क्यों बोल रही हूँ कि अगर ये पूरा का पूरा ग्राफ आ गया, या ग्राफ नहीं, या अगर ये पूरा का पूरा पिरामिड आ गए, मतलब तीनों के तीनों पिरामिड, या कोई एक पर्टिकुलर पिरामिड दिया गया, तो तुम स्टार्ट कहाँ से करोगे अपना आंसर, सबसे पहले बताओ कि दैट दिस पर्टिकुलर पिरामिड इज दिस पिरामिड, मतलब जो भी है एक्सपैंडिंग, स्टेबल या डिक्लाइनिंग। और अपना आंसर पैटर्न लिखना कहाँ से शुरू करोगे, एकदम मत शुरू कर देना कि ये है और एक्सप्लेन कर दो। सबसे पहले बताओ कि किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली वाली को क्या बोलते हो, प्री रिप्रोडक्टिव, जिसमें कौन सा आता है, टिल 18 इयर्स ऑफ एज। उसके बाद जो क्या है, बेसिकली अभी यंग जनरेशन है ना, बन रही है, चिल्ड्रन जिसमें सारे आते हैं, और एडोलेसेंस वाली जो एज रहती है वो। उसके बाद आती है रिप्रोडक्टिव, 20 से लेके 40, 55, 60 तक, जो ये वाला जो रेंज है, जो बेसिकली वो पॉपुलेशन जो पॉपुलेशन को डबल करने में हेल्प करती है, या फिर जो रिप्रोड्यूस कर रही है वो पॉपुलेशन, वो इसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव एज। और आखिरी वाली कौन सी है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव मतलब सारे के सारे ओल्ड पीपल, ठीक है, जो 60s के बाद आते हैं। अब अगर देखोगे तो इन तीनों के बेसिस पे हमने क्या किया है, किसी भी देश के
एज पिरामिड को हमने 3 मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक एक्सपैंडिंग में मतलब जिसमें सबसे ज्यादा क्या है, यूथ मिल रहा है ना, सबसे ज्यादा बच्चे हैं और वो आगे आएगा तो वो बट ऑब्वियस वो किसी भी देश की पावर क्या होता है, उस कंट्री का यूथ। तो देखो इस एक्सपैंडिंग वाले में सबसे ज्यादा कौन है, प्री रिप्रोडक्टिव। तो मतलब जब ये वाला जनरेशन इस जगह आएगा तो सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली उस देश की क्या होगी, पावर ग्रो होगी। आई बात समझ में। और उससे मतलब सबसे ज्यादा कौन सा है तुम्हारा, प्री रिप्रोडक्टिव, फिर कम कौन सा है, रिप्रोडक्टिव, और सबसे कम कौन सा है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो ये जनरली किसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सपैंडिंग। और कौन से देश का होता है, जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया। तो अब ये भी तुमको याद रखना है। बहुत बार वो कंट्री का नाम नहीं पूछेंगे कि गिव वन एग्जाम्पल, पर मैंने बताया है कि बायो क्या किसी भी सब्जेक्ट में तुम यही फॉलो करो, एग्जाम्पल पूछा हो या ना पूछा हो अपनी तरफ से 2 एग्जाम्पल लिख के आओगे। तो एक्सपैंडिंग का तुम क्या एग्जांपल लिख सकते हो, एनी डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। इतना हुआ क्लियर। उसके बाद देखो दूसरा वाला जो ग्राफ है, अब दूसरा वाला ग्राफ क्या है, जिसको स्टेबल बोलते हैं, मतलब तीनों का जो रेंज है वो ऑलमोस्ट सेम चल रहा है। प्री रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव, तीनों क्या है, सिमिलर चल रहे हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, स्टेबल। तो ये किसका आता है, जनरली डेवलप कंट्री जितनी भी हैं यूरोपियन देश जितने भी हैं वो सब कौन सी कैटेगरी में आते हैं, स्टेबल कंट्री में आते हैं। आखिरी वाला आता है डिक्लाइनिंग, और ये सबसे डेंजरस होता है। अब बोलोगे मैम डेंजरस क्यों होता है ये सबसे ज्यादा, तो जो चीज डेंजरस हुई वो क्वेश्चन पेपर में आएगा। तो जनरली जब जितनी बार उन्होंने ये पूरा का पूरा पिरामिड नहीं दिया है और कोई पर्टिकुलर एक पिरामिड दिया है, तो पता है उन्होंने कौन सा पूछा है, ये वाला पूछा हुआ है। सबसे ज्यादा चांसेस उसी के होते हैं आने के। ठीक है, तो डिक्लाइनिंग का मतलब क्या है कि कम हो रहा है। क्या कम हो रहा है, मैंने बताया था किसी भी देश की पावर क्या रहता है, यूथ रहता है। तो ऐसा पिरामिड जिसमें तुम्हारा प्री रिप्रोडक्टिव एज कम है एज कंपेयर टू द पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज, मतलब क्या है, खतरा है। एक पर्टिकुलर टाइम आएगा जब उस कंट्री का यूथ ही नहीं रहेगा, मेजॉरिटी क्या रहेंगे, बुड्ढे बुड्ढे लोग रहेंगे। अब बुड्ढों से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि किसी भी कंट्री की ग्रोथ कौन करता है। अब बोलोगे मैम बुड्ढे लोगों के पास एक्सपीरियंस भी तो होता है, हाँ मना कहाँ कर रही हूं मैं, पर जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है, जो काम करने वाली, जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने वाली जो ब्रेन्स है, वो ज्यादा किसके चाहिए होते हैं, जो काम करते हैं। जैसे अगर मैंने कोई कंस्ट्रक्शन करवा रही हूँ, अब मैंने 1-2 चीज़ें प्लान कर ली, ये सब कर ली, पर एट द एंड मुझे मजदूर चाहिए ना, वो सारे चीज़ें बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए कंस्ट्रक्शन वर्कर्स चाहिए। तो किसी भी देश के बेसिकली वर्कर्स या जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेंगे, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे, वो कौन होता है, यूथ ही होता है। क्योंकि यूथ ही देश को क्या करता है, आगे ले जाता है। जैसे इंडिया का सबसे ज़्यादा क्या है, यूथ है, इसलिए कुछ टाइम बाद इंडिया बहुत पावरफुल पोजीशन में आएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास यूथ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब इसलिए यूथ का सही होना और पढ़ाकू थोड़ा पढ़ाई लिखाई में भी होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अभी तो तुम यहाँ देखो, तो डिक्लाइनिंग में क्या है कि सबसे कम यूथ है, मतलब हम बोल सकते हैं कि जो प्री रिप्रोडक्टिव एज है वो कम है। अब इसमें कौन आता है, इसमें आता है जापान। बिल्कुल सही सुना, जापान। और अब तो कुछ कुछ यूरोपियन देश भी इस वाले ग्राफ में आ रहे हैं। वहाँ पे लोग इतने वर्कोहॉलिक हैं कि वहाँ पे उनको ना मैरिज करनी है ना जनरेशन आगे बढ़ानी। तो जब मैरिज नहीं करनी, जनरेशन आगे नहीं बढ़ानी, तो कभी कभी वो लोग भी किसी ना किसी एक एज बार में क्या जाएंगे, वो लोग भी तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज में एंटर करेंगे। बट आगे कोई जनरेशन ही नहीं है उस देश को चलाने के लिए। कुछ आई बात समझ में। तो देखो वापस, तो तुमको इसमें से मैम ये कैसे आ सकता है वो पूछ सकते हैं, हाउ मेनी टाइप, व्हाट डू यू मीन बाय, पहला क्वेश्चन उससे आएगा, व्हाट इज एज पिरामिड। अगर एज पिरामिड इन जनरल वो पूछ रहे हैं तो तुमको ये पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन को हम 3 मेजर कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, और एक्सप्लेन भी करोगे, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। फिर वो बोलेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एज पिरामिड आर देयर, एंड उसी से लिंक क्वेश्चन कि इंडिया इज हैविंग विच काइंड ऑफ एज पिरामिड। ठीक है, तो अगर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एज पिरामिड आर देयर, देन इन दैट केस, उस केस में तुमको बाबा ड्रॉ करके जाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब थोड़ा मेंटली भी प्रिपेयर्ड रहो कि ये जो डायग्राम है वो ड्रॉ भी करने आ सकते हैं। अब बोलोगे मैम हम इतना कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी ना ड्रॉ करेंगे, हाँ मत करो, तुम चाहो तो सिंपल सिंपल डब्बे ही तो बना रहे हैं। तो देखो जरा यहाँ पे क्या करोगे, एक बेसिकली सिर्फ एक ये किया, ये क्या है तुम्हारा प्री रिप्रोडक्टिव, फिर एक ऊपर बना दो। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा रिप्रोडक्टिव, और बीच में
एकदम ऊपर एक टॉप लेबल कर दो, ये क्या है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। दूसरे वाले में ये चीज अब स्टेबल रखना है तो दोनों सबका प्रपोर्शन सेम सेम चलने दो, ठीक है। और आखिरी में ऐसा बना दो, तो ये दोनों को मार्क कर दो क्या तुम्हारा पोस्ट रिप्रोडक्टिव, इसको मार्क कर दो क्या रिप्रोडक्टिव, और इसको मार्क कर दो क्या प्री रिप्रोडक्टिव। तो ये हुआ प्री रिप्रोडक्टिव, ये हुआ रिप्रोडक्टिव, और ये हुआ पोस्ट रिप्रोडक्टिव। और आखिरी वाले में डिक्लाइन है तो डिक्लाइन का नंबर याद रखना, तो सबसे कम क्या बनाओगे तुम प्री रिप्रोडक्टिव, फिर थोड़ा सा ज्यादा क्या बनाओगे तुम अपना रिप्रोडक्टिव, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव तो और ज्यादा। अब देखो इसी को जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव है या डिक्लाइन है उसको इन्वर्टेड पिरामिड भी बोलते हैं। तो बहुत बार क्वेश्चन किस नाम से आएगा, इन्वर्टेड पिरामिड के नाम से आएगा। देखो ये कुछ इस तरह बन रहा है ना ट्रायंगल, और ये अगर देखोगे ध्यान से तो इसे उल्टा ट्रायंगल बन रहा है, तो इसलिए इन्वर्टेड पिरामिड के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो घबराना मत, बोलोगे मैम से पिरामिड ही पढ़ा हुआ है इन्वर्टेड कहाँ से आ गया, तो बेसिकली वो डिक्लाइनिंग के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। मूव करें अगले क्वेश्चन पे, तो अगले पिक्चर पे। तो देखो ये है तुम्हारा अगला पिक्चर, तो ये वाला आ सकता है तुम्हारा केस स्टडी बेस में या फिर सेक्शन बी में। अब बोलोगे मैम सेक्शन बी में क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इसमें पूछने के लिए बहुत कुछ है। वो क्या करेंगे, इसको ए लेबल कर देंगे, इसको बी लेबल कर देंगे, इसको सी लेबल कर देंगे, इसको डी लेबल कर देंगे, बस, और पूछना स्टार्ट कर लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, मतलब ये जनरली आएगा नहीं ड्रॉ करने के लिए, इसमें से कुछ ना कुछ गायब रहेगा। हाँ, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए दैट व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन डेंसिटी and what are the different factor which decide या define population density। फिर उस केस में अगर इतना ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि फैक्टर्स, पहले population density बताओ और उसके अलग अलग फैक्टर जिस पे population density डिपेंड कर रही है, इन दैट केस वापस तुम ये पिक्चर क्या करके आओगे, ड्रॉ करके आओगे। अब देखो, अब बोलोगे मैम फिर ड्रॉ करना है तो कैसे करना है, अरे जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी याद करते हो उसी तरीके से ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले पॉपुलेशन डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन। अब यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी की डेफिनेशन भी याद करनी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉपुलेशन डेंसिटी पॉपुलेशन ही पता रहे, ठीक है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर जगह पे एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में कितने लोग रह रहे हैं उस पर्टिकुलर स्पीशीज के, तो उसको क्या बोलते हैं हम, पॉपुलेशन डेंसिटी। अब पॉपुलेशन डेंसिटी के दो बेसिक डिटरमाइनिंग फैक्टर है, एक को बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी, मतलब जो ऐड कर रही है उसमें, और एक को बोलते हैं क्या, सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, मतलब जिसकी वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो जल्दी बताओ ऐड किस वजह से हो रही है, जब कोई पैदा होगा और उस पॉपुलेशन में उसका काउंट बढ़ जाएगा। तो पैदा हो रहा है मतलब क्या, बर्थ रेट। तो बर्थ रेट को ही क्या बोलते हैं, नेटालिटी। आई बात समझ में, देखो जरा साइड में यही पढ़ रहे अपन, और इसको लेबल किससे किया जाता है, मतलब कौन से लेटर से, बी से, ठीक है। तो ये क्या हुई, एडिटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि अब जितने पैदा होंगे तो अब तुम उस बच्चे को भी तो काउंट करोगे। सिमिलरली अगर कोई माइग्रेट करके आ रहा है मतलब मैम आपने बताया था माइग्रेशन दो टाइप का होता है, इमिग्रेशन मतलब कोई आ रहा है, एमिग्रेशन मतलब कोई जा रहा है। कैसे याद बोला था करने के लिए, इमिग्रेशन मतलब आई जहां होगा, तो आई मतलब इन, मतलब आ रहा है, ठीक है। और अगर आप बोलोगे मैम ओ मतलब आउट, नहीं ओ मतलब आउट होता है, पर ई मतलब एग्जिट से याद करोगे, तो वो दूसरा क्या हुआ, एमिग्रेशन, ठीक है। तो देखो जैसे, तो ये क्या हुआ तुम्हारा, इमिग्रेशन, ठीक है। तो इमिग्रेशन मतलब कोई दूसरी जगह से इस जगह पे रहने के लिए आ रहा है, तो वो उसको किस में कंसिडर करेंगे हम, इमिग्रेशन में, ठीक है। इट इज अ काइंड ऑफ माइग्रेशन जहां पे एक एडिटिव प्रॉपर्टी है, दूसरी जगह से, दूसरे जोन से, जोन नहीं बोल सकते, दूसरे प्लेस से कोई रीलोकेट होके इस पर्टिकुलर जगह आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुई, एडिटिव प्रॉपर्टी। तो ये दो क्या हुई, एडिटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें पूछा क्या जा सकता है, पॉपुलेशन डेंसिटी की भी डेफिनेशन आ सकती है एक्सप्लेन करने के लिए, बर्थ रेट भी पूछ सकते, इमिग्रेशन भी पूछ सकते हैं। तो ये दोनों क्या हुई इकट्ठे। अब इन दोनों को अगर पूछना है तो वो एक वर्ड डाल देंगे, व्हाट आर द एडिटिव प्रॉपर्टीज इन केस ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब सीधे सीधे वो पूछ रहे हैं एक्सप्लेन बर्थ रेट या नेटेलिटी एंड एक्सप्लेन इमिग्रेशन। इतना हुआ क्लियर। अब देखो दूसरा मैंने क्या बोला कि दूसरा क्या
क्या है, सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। एक और चीज, इमिग्रेशन को आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी मतलब वहां से कुछ लोग कम हो गए। कब कम होंगे, अगर यहाँ पे कोई पैदा हुआ था तो बट ऑब्वियस वहां कोई मरा होगा, तो मरा होगा तो क्या बोलोगे, डेथ रेट। आई बात समझ में? तो डेथ रेट को और डेथ रेट को मोर्टालिटी। अब बोलोगे मोर्टालिटी मैम कैसे याद रखे, अरे हम लोग क्या है, इमोर्टल है ना, हमेशा के लिए, सॉरी इमोर्टल नहीं, इमोर्टल मतलब अमर, हम लोग क्या है, मोर्टल लोग हैं, मर जाएंगे। जो चीज पैदा हुई है कभी ना कभी मर जाएगी, तो उसको क्या बोलते हैं, मोर्टल ऑर्गेनिज्म। और इमोर्टल्स कौन होते हैं, बेसिकली जो मरने नहीं वाले कभी भी, ठीक है। तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, वर्ड मोर्टालिटी, या फिर उसको क्या बोलते हैं, डेथ रेट। तो अब डेथ रेट मतलब कोई अगर मर गया तो अगर जब वापस तुमने पॉपुलेशन काउंट किया तो उसमें से कुछ लोग तुम्हें कम मिलेंगे, तो ये क्या हुई, सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली माइग्रेशन मैंने बताया था दो टाइप का होता है, एक होता है आना और एक होता है यहीं से लोग चले जाना। जैसे हो सकता है तुम जिस जगह पढ़ रहे हो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए नीट में, फिर बहुत अच्छे कॉलेज में मुंबई, पुणे या दिल्ली जाना पड़े, तो तुम अपनी जगह से रीलोकेट हो जाओगे। रीलोकेट होगे कि नहीं, तो तुम उस जगह क्या हुआ, पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई कम, क्योंकि अब तुम तो क्या चले गए, माइग्रेट करके चले गए, एग्जिट कर गए इस जगह से, तो उसको क्या बोलेंगे, एमिग्रेशन। वापस ये दोनों क्या है, ये दोनों सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। तो मैम ये क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है सबसे पहले, जो ज्यादा ड्रॉ करने के लिए नहीं पूछते, अगर ये जो ABCD के फॉर्म में लेबलिंग्स गायब कर देंगे और एक एक की पर्टिकुलर डेफिनेशन पूछेंगे, मतलब नटलिटी, इमिग्रेशन, मोर्टालिटी, एमिग्रेशन और पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर उनको क्वेश्चन को लेवल थोड़ा कॉम्प्लिकेट करना है तो वो क्या बोलेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय population density and define its factor on which population density is dependent। मतलब बेसिकली वो तुमसे ये डायग्राम चाहते हैं कि तुम अपनी कॉपी में डायग्राम बना के आओ। एक और चीज, अगर डायग्राम तुम्हारा बड़ा है इस तरीके का, तो क्या करोगे, अच्छे से अपने डायग्राम के साइज के अकॉर्डिंग आधा पन्ना यूज करो, और अगर बहुत ज्यादा लेबलिंग लग रही है कि डायग्राम में बहुत फ्लो चार्ट्स है, जैसे तुमने PCR के केस में पढ़ा होगा, फिर मलेरिया के लाइफ साइकिल में, तो उस केस में कंजूसाई मत दिखाना, CBSE कॉपी तुम्हें एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री दे देगी, अच्छे से एक ही पेज में पूरा डायग्राम बना के आओगे। इतना हुआ क्लियर? तो इस फिगर के नीचे मैम हम क्या मार्क करें, इस फिगर के नीचे मार्क करो सेक्शन बी, क्योंकि कॉम्बिनेशंस में आ सकता है, और सेक्शन सी, ठीक है। चलो अगले पिक्चर पे मूव करते हैं। ये वाला तो भैया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है इस पूरे चैप्टर में से। जो एक क्वेश्चन फिक्स होता है वो होता है इसी ग्राफ के ऊपर, तो फटाफट स्टार मार्क कर लो जितने स्टार मार्क करने हैं। और इस चैप्टर में से जो सबसे पहली चीज तुम पढ़ोगे डायग्राम के बेस क्वेश्चन पे, तो सबसे पहली चीज यही डायग्राम पढ़ोगे, उसके बाद कोई डायग्राम स्टार्ट करना पढ़ना, ठीक है। अब बोलोगे मैम ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे दो टाइप के ग्रोथ कर्व्स मिल रहे हैं। तो एज इट इज ये ए आइडेंटिफाई करने भी आ सकता है, बी आइडेंटिफाई करने भी आ सकता है, साथ में इनका ये जो इक्वेशन दी हुई है ये इक्वेशन तक पूछी जा सकती है। इनफैक्ट इस इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो तक पूछे जा सकते हैं। इतना हुआ क्लियर? बहुत बार एग्जाम में सेक्शन सी में या सेक्शन बी में वो इक्वेशन दे देते हैं और फिर वो बोलते हैं बताओ n क्या है, k क्या है, r क्या है, और सारे वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे एक एक करके हम ग्राफ लेंगे। तो पहला वाला कैसा है, ऐसा ग्राफ है। अब वापस ये तो जनरली डायग्राम दे दिया जाता है और इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं, मतलब सेक्शन बी का क्वेश्चन बनता है। अब बोलोगे मैम अभी तक तो आप बोल रहे थे जो आइडेंटिफाई करना है वो सेक्शन ए में जाएगा। हाँ सही बोल रही थी, पर इस वाले पर्टिकुलर जगह पे एक्सप्लेनेशन बहुत सारा है, तो अगर वो सारा एक्सप्लेनेशन एक ही जगह पूछ रहे हैं तो वो क्वेश्चन कहाँ चला जाएगा, सेक्शन बी का। और अगर सिर्फ इतना ही पूछ रहे बताओ ए क्या है, तो फिर वो चला जाएगा तुम्हारे सेक्शन ए में। इतना हुआ क्लियर? चलो देखते हैं। तो ये किस चीज का ग्राफ है, ये ग्राफ है तुम्हारा किसका, ग्रोथ कर्व का ग्राफ है। देखो जरा, पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। अब देखो पहले तुमने कौन सा पढ़ा था, पॉपुलेशन डेंसिटी पढ़ा था कि नहीं, ये वाला।
ठीक है। और अब ये क्या है तुम्हारा पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। तो अब समझो कि ये दोनों ग्राफ्स को मर्ज करके एक क्वेश्चन फॉर्म करके वो तुमको थ्रो कर सकते हैं सेक्शन बी में। मतलब वो बोलेंगे डिफाइन पॉपुलेशन डेंसिटी, फिर वो कुछ एक बोल देंगे कि बताओ पॉपुलेशन के हम अगर पिरामिड्स ड्रॉ करने हैं तो एज पिरामिड तो कितने ड्रॉ करेंगे और कौन सा वाला इंडिया फॉलो करता है, ये हुआ सेकेंड पार्ट। ठीक है, उसी का एक पार्ट वो दे देंगे बताओ पॉपुलेशन डेंसिटी के कितने फैक्टर है जिसके ऊपर पॉपुलेशन डेंसिटी डिपेंडेंट है। मतलब इससे पहली वाली स्लाइड पूरी एक्सप्लेन करनी। और उसी का एक और पार्ट ये बोलेंगे बताओ कितने टाइप के पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व होते हैं एंड एक्सप्लेन। आई कहानी समझ में? तो ये सारे चारों के चारों जो बैक टू बैक हम पढ़ रहे हैं सब क्या है, इंटरलिंक्ड है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इतना तो मैम समझ में आ गया कि ये किसका कर्व है, पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व है। अब पहला वाला देखो, व्हेन रिस्पॉन्स आर नॉट लिमिटिंग द ग्रोथ प्लॉट इज एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ ये वर्ड्स याद रखने इंपॉर्टेंट है। तो पहला वाला जो ग्राफ है तो देखो कुछ किस टाइप का लेटर फॉर्म हो रहा है, जे शेप्ड लेटर है ना, तो इसको जे शेप्ड भी बोलते हैं और बहुत बार कौन सा दूसरा नाम है, एक्सपोनेंशियल। अब क्यों बोल रहे हैं मैम एक्सपोनेंशियल, एक बात बताओ, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम है, ठीक है, और वाई एक्सिस पे क्या है, तुम्हारा पॉपुलेशन डेंसिटी है। ठीक है, मैं डेंसिटी लिख रही हूँ, ठीक है, या फिर एन लिख रही हूँ। अब देखो जैसे स्टार्टिंग में क्या था, वो ऑर्गेनिज्म की जो पॉपुलेशन उस ऑर्गेनिज्म की या स्पीशीज की बहुत कम थी, पर रिसोर्सेस अनलिमिटेड थे और अनलिमिटेड ही रह गए। ठीक है, तो क्या हुआ, धीरे धीरे उसको रियलाइज हुआ अरे आसपास तो कोई कंपटीशन ही नहीं है जो मेरे को रोक सके, या फिर रिसोर्सेस अनलिमिटेड है और मेरा नंबर क्या है, मेरा मतलब उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज का नंबर क्या है, बहुत कम है। तो चलो एक काम करते हैं, सारी चीजें यूज करते हैं और अपनी पॉपुलेशन या संख्या को क्या करते हैं, बढ़ाते चलते बढ़ाते चलते। इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि जो कर्व है, याद करो जब तुमने फिजिक्स में पढ़ा था कर्व कैसे पढ़ते, कुछ इस तरीके से अपन देखते हैं। तो देखो इस जगह कर्व कैसा आ गया, पूरा स्लांटिंग आ गया है ना, वर्टिकल आ गया, नॉट स्लांटिंग, पूरा वर्टिकल आ गया। तो ये वाला जो है इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है। इसी का दूसरा नाम जे शेप्ड कर्व। ये जनरली कब ऑब्जर्व होता है, व्हेन देयर इज नो कंपटीशन या फिर द रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। आई कहानी समझ में? अब बोलोगे मैम ये रुक क्यों गया एक जगह पे, आगे क्यों नहीं बढ़ा, क्यों? क्योंकि हुआ क्या, एकदम ही सारे रिसोर्सेज हो गए खत्म। अब एकदम ही सारे रिसोर्सेज हो गए खत्म तो पॉपुलेशन क्या हुआ, मास डेथ हो गई, इकट्ठे सब लोग मरने लगे, तो इसलिए वो ग्रोथ क्या हो गई, रुक गई। अच्छा, इसका एकदम सीधा सा एग्जाम्पल लेना है ना, तो ऐसे समझते हैं, तुम्हारे बाल थे, ठीक है, मतलब है अभी भी, ठीक है, सुंदर से एकदम घने सुंदर लहराते हुए बाल थे, ठीक है, न्यूट्रिशन भी बहुत था स्कैल्प ने। अब तुम कहीं घूमने गए और वहां से एक जू लेके आ गए, ठीक है, अब एक जू आई, एंटर की कहा, मैदान में। अब मैदान ही है उसके लिए, उसने बोला ओ माय गॉड यहाँ पे तो जगह ही जगह है रहने के लिए और नीचे स्कैल्प से न्यूट्रिशन ही न्यूट्रिशन है और कोई compete करने वाला भी नहीं, कोई कंपटीशन भी नहीं है। अब बोलोगे मैम जुओं में क्या कंपटीशन, हाँ मतलब कंपटीशन इन द सेंस वो इंसान जो है वो ढंग से बाल नहीं धोता था या उसको खुजली हो रही तो खुजाता रहता था, पर उसने ये नहीं सोचा कि चलो एक बार दवाई भी लगा लेते हैं। तो कोई कंपटीशन ही नहीं, कोई रोकने वाला ही नहीं है। आई बात समझ में? अब वो एक जू थी, ठीक है, एक दिन में 2-3 दिन के अंदर उसने अपनी 2 बनाई, 2 की 4 बनाई, 4 की 8 बनाई, 8 की 16 बनाई। ऐसे करते करते उसकी क्या हुई, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गई। इतनी ज्यादा ग्रोथ हो गई कि अब तो जो साइड में खड़ा था उसको भी ऐसे दूर से दिखने लगी कि सारी जुएं मूव कर रही हैं। अब ये क्या हुई, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गई। अभी भी रिसोर्सेस खत्म नहीं हुए, तुम्हारा रिसोर्स का खत्म हुआ, अभी भी वो न्यूट्रिशन ले ही रही है तुम्हारे स्कैल्प से और जगह भी बहुत है रहने के लिए। पर अब क्या हुआ, इस इंसान को एकदम खुजली मचने लगी, ठीक है, उसने बोला एक काम करते हैं पूरा साफ करके ही आ जाते हैं, ठीक है, वो गया और पूरा साफ करके आ गया। अब जब रिसोर्सेस ही नहीं रहे, पूरा उनका जुओं का हैबिटेट लॉस हो गया, ठीक है, हैबिटेट लॉस हो गया मतलब जगह ही गायब हो गई। तो जगह गायब होगी तो क्या हुआ, मास डेथ, एकदम इकट्ठे मर गए। तो देखो एकदम ग्रो हो रहा था, फुल स्विंग पे एकदम फुल ग्रोथ हो रही थी और एकदम गायब। आई बात समझ में? वापस क्या ये रियलिस्टिक ग्राफ है? नहीं मैम, जनरली किसी भी ऑर्गेनिज्म का इस टाइप का ग्राफ नहीं होता। अब मैंने कुछ अलग केस बताए, वो अलग चीज है। अब कुछ लोगों को अच्छा लगता है कि जुएं पाल रही हैं सर पे तो सुंदरता बढ़ रही है, तो बढ़ने दो भैया, सुंदरता नहीं है वो, पहली बात, ठीक है।
तो ये क्या है, ये रियलिस्टिक ग्राफ नहीं है, ठीक है, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म इस टाइप का ग्राफ फॉलो नहीं करता। तो मैम कौन सा ग्राफ फॉलो करता है, बी वाला। चलो बी का नाम देखो, व्हेन रिस्पॉन्सेज आर लिमिटिंग, लिमिटिंग मतलब कम रिसोर्सेज हैं, अभी भी हर टाइम रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, ठीक है। द ग्रोथ प्लॉट इज लॉजिस्टिक, के इज कैरिंग कैपेसिटी। अच्छा, तो इसको इस ग्राफ देखो किस टाइप का बन रहा है मैम, इसको हम बोलेंगे लॉजिस्टिक ग्राफ, ठीक है, तुम्हारा लॉजिस्टिक आ गया समझ में। इसी का दूसरा नाम बताओ मैम, एस शेप ग्राफ। आप बोलोगे मैम एस कहाँ दिख रहा है, थोड़ा अपना मुंडी टेढ़ी करके देखो तो तुम्हें एस दिख रहा होगा, ठीक है, तो एस शेप ग्राफ। इसी का एक और नाम क्या है, सिग्मोइड शेप ग्राफ, ठीक है, या फिर इसी ग्राफ को दूसरे नाम से एक और क्या पूछ सकते हैं कि रियलिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। तो ये अगर ये चारों में से कुछ भी बोल रहे हैं, बेसिकली वो इस ग्राफ के बारे में पूछ रहे हैं। इतना हुआ क्लियर। अब इसमें मैम इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इसके अलग अलग स्टेप्स याद करना इंपॉर्टेंट है। देखो, तो सबसे पहले जब मैंने सिग्मोइड शेप कर्व ग्रो किया, तो सबसे पहले इस जगह पे, ये ग्राफ गलत बन गया, रुक जाओ एक मिनट, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर जगह पे जब यहां से कहानी स्टार्ट हो रही है, तो इस जगह क्या है, धीरे धीरे हर चीज ग्रो हो रही है। वापस रिसोर्सेस क्या है, अनलिमिटेड, पॉपुलेशन कितनी, इतनू सी। तो उसने बोला चलो धीरे धीरे क्या करते हैं, सबसे पहले एडजस्ट करते हैं, आसपास एडजस्ट करते हैं, पता लगाते हैं क्या क्या रिसोर्सेस है, फिर अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएंगे। तो जब तक वो स्पीशीज एडजस्ट कर रही है हैबिटेट में, तो उस फेज को हम क्या बोलते हैं, लैग फेज। आई बात समझ में। एक बार एडजस्टमेंट हो गया, उसने बोला अब तो भैया रिप्रोड्यूस करेंगे एकदम फुल स्विंग में, डबल करते जाएंगे खुद को, क्योंकि रिसोर्सेस क्या है, अभी तो फिलहाल तो अनलिमिटेड दिख रहे हैं, चलो सारे यूज करते हैं, ठीक है। और हम अब क्या हो चुके हैं, एडजस्ट हो चुके हैं। तो इस पर्टिकुलर जगह को क्या बोलते हैं, लॉग फेज। क्योंकि देखो एकदम जो ग्राफ था धीरे धीरे बढ़ रहा था, एकदम बढ़ने लगा, एकदम ऊपर आ गया, ठीक है। पर अब इतना ज्यादा रिसोर्सेज यूज कर लिया कि अब क्या हो गया, रिसोर्सेज अब कम पड़ने लगे, कम होने लगे, अब एक पर्टिकुलर लिमिट पे आ गए। तो देखो धीरे धीरे ये ग्राफ कैसे होने लगा, स्टेबल होने लगा। इस पर्टिकुलर जगह पे ये ग्राफ आ गया स्टेबल वाली जगह पे। क्लियर हुआ इतना। अब तुम्हारी बुक में सिर्फ इतना ही दिया है, पर मैंने बताया था इसके बाद एक और फेज आता है जिसको क्या बोलते हैं, डिक्लाइन। तो देखो अगर तुमको ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आए, तुम चाहो तो डिक्लाइन अपने क्वेश्चन बुक में मेंशन करके आ जाना, पर अगर ये आइडेंटिफाई करने के लिए आए तो डिक्लाइन वाला पोर्शन मत करना, ठीक है। तो डिक्लाइन मतलब क्या कि अब रिसोर्सेज हो गए खत्म, अब कुछ भी नहीं है, तो वापस क्या होगा, मास मौत, है ना, मास मौत नहीं, मास डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन नहीं, मास डेथ होगी, इकट्ठे बहुत सारे लोग इकट्ठे मरने लगे, लोग मतलब वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। इतना हुआ क्लियर। अब इसमें याद क्या करना है, इसमें इतना तो याद करना ही है, जब ये पूछेंगे ये रियलिस्टिक कर्व, चलो इसका नाम बताओ, एस शेप कर्व, दूसरा नाम सिग्मोइड कर्व, एक और नाम लॉजिस्टिक कर्व, एक और नाम जो एक्चुअल में है रियलिस्टिक ग्रोथ कर्व, ठीक है। तो इसमें तुम्हें क्या क्या मेंशन करना पड़ेगा, लैग फेज, लॉग फेज और स्टेबल फेज। क्लियर है इतना। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं याद करना, इसकी इक्वेशन भी याद करनी। तो देखो जरा इक्वेशन, जो पहले हम देखते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व की, क्या इक्वेशन है, dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn। तो अभी तुमने पढ़ा होगा, तुमने फिजिक्स में d पढ़ा होगा, तो d मतलब क्या, डिफरेंशिएशन, एक छोटे से टाइम पे तुम देख रहे हो, n मतलब क्या, पॉपुलेशन डेंसिटी, t मतलब क्या, टाइम, तो तुम dn अपॉन dt कर रहे हो इज इक्वल टू क्या मैम, n तो पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो r क्या हुआ, इंट्रिंसिक फैक्टर हुआ। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा ना, वो पूछेंगे r क्या है और n क्या है। अब जरा तुम अपना लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व का इक्वेशन देखो, तो अगर इक्वेशन दिख रही है तो बोलोगे मैम सेम ही है, बस आखिरी में k माइनस एन अपॉन के है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि बताओ k क्या स्टैंड आउट करता है, तो k है कैरिंग कैपेसिटी। तो कैरिंग कैपेसिटी मतलब मैम क्या, किसी भी पॉपुलेशन की वो जो नंबर है, पर्टिकुलर नंबर जो उस पर्टिकुलर हैबिटेट में मैक्सिमम वो हैबिटेट अकोमोडेट कर सकता है या अकोमोडेट कर सकता है, तो उसको हम बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। मतलब सपोज करो एक पर्टिकुलर रूम में इतना अमाउंट ऑफ चींटियां घूम सकती हैं, है ना, तो अगर वो इतना जो लिमिट है, जो हाईएस्ट थ्रेशोल्ड नंबर है, तो उसको हम बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। मतलब इट इज अ कैपेसिटी या इट इज द नंबर ऑफ द मेंबर या पॉपुलेशन विच अ पर्टिकुलर हैबिटेट कैन अकोमोडेट। इतना हुआ क्लियर। तो यहां से मैम क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, देखो ए को आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है, बी को आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है, और इक्वेशंस दोनों की याद करनी है, एन क्या है, आर क्या है और के क्या है, ये सारा इन डिटेल वो पूछ सकते हैं। इतना हुआ क्लियर। मूव करें अगले पिक्चर पे। तो देखो
ये वाला पिक्चर वापस इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस पर्टिकुलर पिक्चर से सीबीएसई वाले को अलग प्यार है। मतलब मैम अगर ये पिक्चर नहीं भी दिया उन्होंने तो इसका कंसेप्ट पूछ लेंगे। कंसेप्ट क्यों मैम? देखो जरा इसका लेबलिंग देखो क्या लिखा है, म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन फिग ट्री एंड वास्प। तो ये रिलेशनशिप पे बहुत सारे क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले बताओ, हो सकता है कि ये पिक्चर दे दे और फिर बोले आइडेंटिफाई विच काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज देयर, एक्सप्लेन एंड गिव एन एग्जांपल। तो इस क्वेश्चन के नीचे, इस फिगर के नीचे लिखो सेक्शन ए। आएगा किस चीज के लिए? एक्सप्लेनेशन करने के लिए। क्या? म्यूचुअलिज्म। ठीक है, तो म्यूचुअलिज्म या म्यूचुअल रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है, सिमिलरली जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो पहले ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है। अ रिलेशनशिप इन विच बोथ द ऑर्गेनिज्म आर ऑब्लिगेटरी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इसका मतलब मैम आप ये बोल रहे हो अगर एक ऑर्गेनिज्म को हटा दिया, बिल्कुल सही समझ रहे हो, दूसरा भी हट जाएगा, जिसको को एक्सटेंशन भी बोलते हैं। ठीक है, चलो देखो जरा, तो ये किसका रिलेशनशिप है? फिग ट्री एंड वास्प का। तो अगर कुछ कुछ याद आ रहा हो तो जो वास्प है, यहां अगर देख पा रहे हो काले कलर के छोटे छोटे कीड़े जो हैं, वो क्या उनका फूड क्या रहता है? उनका फूड फिग, फिग मतलब अंजीर। ठीक है, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो वो सबसे पहले जाते हैं क्या? नेक्टर पीने। ये फ्लावर है, यहाँ पे नेक्टर होता है नीचे। ठीक है, तो वो नेक्टर पीने जाते हैं। अब जब वो नेक्टर ढूंढ रहे हैं तो ढूंढते ढूंढते यहाँ पे भी एक वास्प है, अगर शायद तुमको दिख रहा हो ध्यान से, तो वो क्या नेक्टर ढूंढते ढूंढते क्या करते हैं? इस फ्लावर का पॉलिनेशन करा देते हैं। तो फ्लावर बन गया अब धीरे धीरे फ्रूट में, और वास्प को मिल गया क्या? उसका फूड मिल गया नेक्टर। पर साथ में नेक्टर तो वो ले ही रहा है, साथ में वो जगह ढूंढता है कि कहाँ पे अंडे दिए जाएं। ठीक है, तो एज सिंस इस फ्लावर का पॉलिनेशन कराया है इस वास्प ने, तो एज अ रिवॉर्ड जो वास्प, जो फिग ट्री है, वो क्या देता है? कुछ फ्रूट्स दे देता है वास्प को कि भैया यहाँ अंडे लेकर हो। अब सोचोगे मैम उससे फ्रूट्स तो खराब हो रहे हैं ना, उसमें कीड़े पड़ रहे हैं। हाँ, अपन ऐसा सोच रहे हैं, पर एक्चुअली ये भी बेनिफिट में है किसके? उस फिग ट्री के। क्यों? अगर फिग ट्री ने कुछ फ्रूट्स दे दिए वास्प को रहने के लिए, अंडे देने के लिए, ले करने के लिए, तो उससे जो छोटे छोटे अंडे हैच होंगे, मैगट्स निकलेंगे, तो फाइनली होगा क्या कि जब तक ये सारी प्रोसीजर होगी तो सीड डिस्पर्सल में भी यही मदद करेंगे। मतलब सोचो, पॉलिनेशन से लेके सीड डिस्पर्सल तक फिग ट्री पूरा का पूरा किस पे डिपेंडेंट है? वास्प पे। ठीक है, सिमिलरली वास्प किस पे डिपेंडेंट है? फिग ट्री पे। क्यों? फूड भी वही है, एग लेइंग साइड भी वही है। इनफैक्ट जब एग हैच होके छोटे छोटे और मैगट्स आएंगे तो उनका न्यूट्रिशन भी कहाँ से मिलेगा? उसी फिग ट्री से मिलेगा। तो ये कैसा रिलेशनशिप हुआ? एक ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप हुआ, जहां पे दोनों एक दूसरे पे क्या है? डिपेंडेंट है। ठीक है, तो देखो जरा, ए पिक्चर क्या है? फिग फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय वास्प। ये वास्प है, वो पॉलिनेशन करा रहा है। बी, अब उसका काउंटर पार्ट फिग ने क्या बोला? सिंस तुमने मेरा पॉलिनेशन करवाया है तो चलो तुमको क्या दिया जाए? रिवॉर्ड दिया जाए। किस फॉर्म में? कुछ फ्रूट्स में तुम अपने अंडे दे सकते हो। तो वास्प लेइंग एग इन अ फिग फ्रूट। तो इसलिए जनरली तुमने सुना होगा कुछ लोग अंजीर खाना पसंद नहीं करते, उनको लगता है उसमें अंडे हैं। सब में अंडे नहीं होते, कुछ कुछ प्लांट्स या कुछ कुछ प्लांट्स हैं, कुछ कुछ फ्रूट्स में ही अंडे रहते हैं। ठीक है, मूव करें अगले पिक्चर पे। तो ए पिक्चर जरूर आएगा, पर एक्सप्लेन करने के लिए क्या पूछा जाएगा? पूरा म्यूचुअलिज्म पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो अगले पिक्चर पे मूव करते हैं, जो आखिरी पिक्चर है तुम्हारे इस चैप्टर का। अब इसको क्या बोलते हैं? इसको कुछ पर्टिकुलर वर्ड है बोलने का, जल्दी बताओ। इसको बोलते हैं, देखो पहले पढ़ो, शोइंग बी अ पॉलिनेटर ऑन ऑर्किड फ्लावर। तो ये इस टाइप का पॉलिनेशन को एक टर्म है जो स्पेसिफिकली वही टर्म वो पूछेंगे जिसको बोलते हैं स्यूडो। स्यूडो मतलब फॉल्स, कॉपुलेशन। कॉपुलेशन मतलब इंटरकोर्स। ठीक है, तो स्यूडो कॉपुलेशन। अब बोलोगे मैम स्यूडो कॉपुलेशन क्यों? देखो, अब ऑर्किड जो फ्लावर है उसको पॉलिनेशन में हो रहा था बहुत ज्यादा दिक्कत। ठीक है, फ्लावर्स या हो सकता है जो इंसेक्ट्स है वो आ नहीं रहे होंगे, तो धीरे धीरे उसने खुद को क्या कर लिया? इवॉल्व कर लिया। इवॉल्व ऐसा किया कि उसने खुद की जो एक पेटल है, ध्यान से सुनो, उसकी फ्लावर की जो एक पेटल है, अब देखो ध्यान से, ये नीचे जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ध्यान से देखोगे, ये कोई मधुमक्खी नहीं है, ये खुद फूल ही है, फूल की पेटल ही है, इस ऑर्किड की पेटल ही है। क्यों? क्योंकि इस फ्लावर ने देखा अरे यार कोई अभी आ ही नहीं रही है, पॉलिनेशन हो ही नहीं पा रहा है, तो एक काम करते हैं, मेरी बाकी तो पत्तियों मतलब कलियों नहीं बोलेंगे, पेटल्स को एज इट इज रखते हैं, एक पेटल को उसका शेप, डिजाइन, मार्किंग किसकी तरह बना देते हैं? फीमेल
हनी बी की तरह, मतलब उसका जो डिजाइन है वो किसकी तरह दिखेगा कि एक्चुअली वहां पे एक फीमेल हनी बी है, बैठी हुई है। कोई फीमेल हनी बी नहीं है, वो एक पेटल ही है ऑर्किड प्लांट का। अब क्या होगा, अब कोई सपोज करो यहाँ पे उसने ऐसे पत्ती बना दी, आसपास कोई मेल मधुमक्खी घूम रही है, घूमते घूमते उसने बोला अरे वो क्या रही, वो रही फीमेल हनी बी, चलो उसके पास चलते हैं एंड इंटरकोर्स करते हैं। अब उसको हनी बी को लग रहा है कि वो फीमेल हनी बी है कोई भी नहीं बाबा, वो पत्ती है, वो पेटल ही है उस फ्लावर का, ठीक है। अब वो आके क्या कर रही है, कॉपुलेशन कर रही है, ठीक है, मतलब इंटरकोर्स कर रही है। अब हनी बी को लग रहा है कि वो फीमेल हनी बी, पर एक्चुअल में ऐसा है क्या, नहीं है। पर इसी मैकेनिज्म में होता क्या है कि इस ऑर्किड का क्या हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है, मतलब बेसिकली किसी दूसरे की भावनाओं के साथ खेल के, है ना, ऐसा बोल सकते हैं, या फिर दूसरे को उल्लू बना के, ठीक है। अब उसने बेसिकली इस हनी बी को तो उल्लू ही बना दिया, क्योंकि इसको लगा कि ये फीमेल हनी बी है, चलो जाके कॉपुलेट करते हैं, पर एक्चुअल में हो रहा है क्या, नहीं। इसलिए इस पर्टिकुलर टर्म को हम क्या बोलते हैं, स्यूडो कॉपुलेशन। स्यूडो मतलब फॉल्स, एक्चुअल में वहां कोई फीमेल हनी बी है ही नहीं, कॉपुलेशन मतलब इंटरकोर्स, ठीक है। तो इस तरीके से उसने क्या किया, खुद को अडेप्ट कर लिया है ताकि क्या हो सके, पॉलिनेशन हो सके। इतना हुआ क्लियर। तो इस वाले पिक्चर, ये पिक्चर दिया गया था बहुत साल पहले, तो इसमें उन्होंने यही पूछा था कि बताओ कौन सी टाइप की मैकेनिज्म हो रही है, तो उसका आंसर था कि स्यूडो कॉपुलेशन शो हो रहा है। और जितना भी ये सब कुछ मैंने बोला वो सब कुछ लिखना पड़ेगा उसके आंसर में, ठीक है। तो देखो उसके लेबलिंग में भी क्या लिखा है, शोइंग बी अ पॉलिनेटर एंड ऑर्किड फ्लावर। इतना हुआ क्लियर। तो यहाँ पे तुम्हारा इस ये वाला जो चैप्टर है उसके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। तो अब क्या करोगे, कुछ नहीं करेंगे मैम, जाएंगे वेबसाइट पे, टाइप करेंगे, जैसे ही एंटर करोगे कुछ इस तरह का होम पेज दिखेगा, अपनी क्लास को चूज करो जिस भी ग्रेड में तुम पढ़ रहे हो, उसके बाद सब्जेक्ट चूज करो, उसके बाद लेक्चर्स, चैप्टर का नेम चूज करो, और एक बार चूज करोगे फिर क्या करोगे, पढ़ना शुरू करोगे, नोट्स बनाना शुरू करोगे, लर्निंग स्टार्ट करोगे, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी शुरू करोगे, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। तो चलो यहीं पे आज की क्लास करते हैं खत्म, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक स्टडी हार्ड।